Hello students, so as I have promised, now in this video I will start with the topic Civil Disobedience Movement. This is the chapter of nationalism in India, and in the previous chapter we have covered the non-cooperation movement, Khilafat movement, Rowlatt Act, Jallianwala Bagh massacre, nationalism in India, the idea of satyagraha according to गांधी जी। 1922 में जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने वापस ले लिया था, बिकॉज जो चौरी चौरा एपिसोड हुआ था जिसमें गोरखपुर में जो चौरी चौरा जगह थी वहाँ पे जो एंग्री क्राउड ने एक पुलिस थाने पे हमला कर दिया था जिसमें 22 पुलिसकर्मी मार दिए गए थे। इस कारण से गांधी जी ने उसको वापस कर दिया था, क्योंकि उनको लगा कि मूवमेंट जो है वो वॉलेंट हो गया है, सत्याग्रही को एक ट्रेन करना पड़ेगा कि कैसे मास स्ट्रगल चलाया जाता है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। कांग्रेस लीडर्स जो थे उस गांधी जी के इस फैसले से कई लोग नाराज़ हो गए। उन्होंने गांधी जी को प्रेशराइज़ किया कि आप ये मूवमेंट वापस मत लीजिए। नहीं, गांधी जी ने इस फैसले पर अडिग थे। तो कई कांग्रेस जो नेता थे उन्होंने ये बोला कि अब हमें सरकार में शामिल होकर इलेक्शन में हिस्सा लेना पड़ेगा, ठीक है, जिससे कि हम सरकार तक जो अपनी बात है वो पहुंचा सकें। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अकॉर्डिंग इलेक्शन जो थे वो प्रोविंसेस में ड्यू थे। तो कुछ लीडर्स ने सोचा, कांग्रेस लीडर्स ने सोचा कि हम इस सरकार में इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे। तो इससे एक स्वराज पार्टी का गठन होता है। इसका फाउंडर थे CR दास एंड मोतीलाल नेहरू। CR दास जो सुभाष चंद्र बोस के गुरु भी थे। वाई दे डिसाइडेड टू टेक पार्ट इन इलेक्शन? तो दे थॉट दैट द इम्पीरियल लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है वो डेमोक्रेटिक नहीं है, बिकॉज इसमें इंडियन पार्टिसिपेंट नहीं थे, इंडियन मेंबर्स नहीं थे, और हमें रिफॉर्म की ज़रूरत थी और हम काउंसिल में रहकर ब्रिटिश पॉलिसीज़ का विरोध ज़्यादा ढंग से कर पाएंगे। सो फॉर दिस पर्पस दे फाउंडेड स्वराज पार्टी। ओके स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। जवाहरलाल नेहरू और जो सुभाष चंद्र बोस थे वो रेडिकल रिफॉर्म चाहते थे कांग्रेस में। इसके लिए उन्होंने डिमांड करी कि अब कांग्रेस का लक्ष्य होना चाहिए पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। लाला लाजपत राय जो थे 1928 में उनका निधन हो गया था, क्योंकि सॉन्डर्स ने साइमन कमीशन के विरोध में उन पर लाठीचार्ज किया था। अब ये जो समय था, गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया था, हमने अभी देखा, ठीक है। उसके बाद गांधी जी ने कुछ समय के लिए साबरमती आश्रम चले गए। वहाँ पे उन्होंने सब कुछ अपने पॉलिटिकल एक तरह से संन्यास ले लिया। उन्होंने लोगों की सेवा, सोशल इविल्स का इरेडिकेशन, है ना, और अपने आश्रम में कुष्ठ रोगियों का सेवा करना, इस पे अपना फोकस किया। और टिल द टाइम ही वॉज थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग येट अनदर movement. But in between this thing, the Swaraj Party came into being, and the Hindustan Socialist Republican Association and the Young Radicals, they came into the stage. So by the time ये जो समय था 1930 का, ये टर्मोइल का समय था। इस समय क्या हुआ कि पूरा संसार इकोनॉमिक डिप्रेशन से गुजर रहा था। पूरे वर्ल्ड में एग्रीकल्चर गुड्स की जो डिमांड थी वो बहुत नीचे गिर रही थी। एक्सपोर्ट्स जो थे वो नील हो चुके थे। पीजेंट्स जो थे अपनी हार्वेस्ट को बेच नहीं पा रहे थे। इसी बीच जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है वो साइमन कमीशन को भारत भेजने का फैसला करती है। ये जो साइमन कमीशन था, इनको हेड कर रहे थे सर जॉन साइमन। ये कमीशन 1927 में भारत आने का इसका प्लान बनता है। पानी के जहाज़ से ये उस ज़माने में आते थे। इनका मकसद था कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप बनाना इंडिया में, और भारत में एक कॉन्स्टिट्यूशनल आधार पे गवर्नमेंट बनाई जाएगी, उसके आधार पे एक चेंजेस को सजेस्ट करना। लेकिन ये अंग्रेज़ों की एक चाल थी। वो ये चाहते थे कि भारत अपना ये जो आंदोलन है ये ख़त्म कर दे, गांधी जी को हम प्रेशराइज़ कर सकें कि उनका पॉलिटिकल संन्यास चलता रहे। कमाल की बात क्या थी कि ये जो साइमन कमीशन था ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप को बनाने आया था, बट देयर वाज नॉट अ सिंगल इंडियन इन दिस कमीशन। इवन जो सच्चिदानंद सिन्हा थे
जो इंडियन मेंबर थे इंपीरियल काउंसिल में, उनको भी इसमें शामिल नहीं किया गया। ये भी एक आश्चर्यजनक बात थी। एंड दैट इज़ वाई द इंडियन आउटराइटली रिजेक्टेड दिस साइमन कमीशन। एंड इन 1928 व्हेन साइमन with his team arrives in India, he was welcomed with this go back Simon। जब 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है तो उसका जगह जगह साइमन गो बैक के नारे से स्वागत किया जाता है, ब्लैक फ्लैग्स उसको दिखाए जाते हैं। इसी दौरान जब लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया, कांग्रेस ने भी इसका विरोध किया। इसी विरोध के दौरान लाला लाजपत राय को जो सिर पे लाठियाँ लगी थी, उन लाठियों के लगने से ही उनका निधन हो गया था 1928 में, जिसके लिए कि भगत सिंह ने शपथ ली थी कि मैं इसका बदला लूँगा। अब लॉर्ड इरविन जो वाइसराय थे, ठीक है, उन्होंने देखा कि जब मामला काफ़ी गंभीर होता जा रहा है, इंडियंस हैव रिजेक्टेड साइमन कमीशन, तो उन्होंने एक डोमिनियन स्टेटस का कार्ड खेला करते हैं। ये लॉर्ड इरविन जो वाइसराय थे, उन्होंने ये भारतीय नेताओं से बातचीत करी, उनके सामने ये ऑफ़र रखा, बट इसमें कोई स्पेसिफिक डिटेल्स नहीं थे कि उसमें डोमिनियन स्टेटस में क्या जो राइट्स होंगे, क्या जो अपॉर्चुनिटीज़ होगी, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इसके लिए हम तैयार हैं, आप लंदन आइए। ये ऑफ़र लॉर्ड इरविन ने गांधी जी के सामने और पॉलिटिकल नेताओं के सामने कांग्रेस के रखा। लेकिन फिर वही बात, इस तरीके से जब कोई कंक्लूज़न नहीं निकला इस फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो 1929 को हुई थी, तो कांग्रेस दो भागों में वैसे ही बढ़ चुकी थी, रेडिकल्स एंड मॉडरेट्स। तो इस तरह से कांग्रेस में दो धड़ पैदा हो गए थे। एंड वन वाज नॉट इन फेवर ऑफ सबमिशन इन फ्रंट ऑफ द ब्रिटिशर्स एंड द मॉडरेट्स लॉस्ट देयर इन्फ्लुएंस। मॉडरेट्स अपना प्रभुत्व खो चुके थे। Congress and Muslim League and other parties, they rejected Simon Commission also. They also rejected the offer of Dominion status। तो इस दौरान कांग्रेस ने 1929 में लाहौर सेशन में अपना एक गोल सेट किया, और वो गोल था, ये लाहौर सेशन दिसंबर में रावी नदी के किनारे, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रावी, द फेमस लाहौर सेशन वॉज हेल्ड the Congress annual session, and in this the Congress adopted the goal of पूर्ण स्वराज। और दूसरा इसमें ये डिसाइड हुआ कि 26 जनवरी को हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। लेकिन ये जो चीज़ें थी, ये इन्होंने लोगों को कम आकर्षित किया। सो गांधी जी थॉट ऑफ हैविंग अ बिग मूवमेंट, एंड इन दिस वे देयर अनदर मूवमेंट दैट कॉट एवरीवन्स हेडलाइंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड दैट वाज the Salt March and Civil Disobedience Movement। Now this is another question which can be there in your examination and internal assessment। What do you understand by Salt March? अभी जो नमक आंदोलन था और ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, इसमें गांधी जी ने अंग्रेज़ों के सामने ये शर्तें रखी कि आप हमें नमक बनाने का अधिकार इसको दीजिए, इसके ऊपर अंग्रेज़ ने टैक्स लगा रखा था, और हम इस कानून को तोड़ेंगे विनम्रता से, बिना कोई आपका कानून को तोड़े। सो इन दिस वे 31 जनवरी 1930 गांधी जी ने 11 पॉइंट वाइसराय लॉर्ड इरविन के सामने भेजते हैं। उन 11 पॉइंट में जो समस्याएं थी किसानों की, वर्कर्स की और इंडस्ट्रियलिस्ट की, ये गांधी जी लॉर्ड इरविन के सामने 11 पॉइंट लिख के भेजते हैं, जिसमें नमक के ऊपर जो टैक्स लगा रखा था उसको भी ख़त्म करने के लिए रिक्वेस्ट की गई थी। अब सवाल क्वेश्चन में आ सकता है, एग्ज़ाम में ज़रूर आता है कि नमक को ही गांधी जी ने क्यों चुना। नमक ऐसी चीज़ है, जैसे कि आप जानते हैं, रिच और पुअर दोनों ही इसको यूज़ करते हैं, बिना इसके जीवन और खाने को आप सोच भी नहीं सकते हैं। खाने के लिए बहुत एसेंशियल फूड आइटम है, लेकिन जब आप इस पर टैक्स लगाते हैं, इस छोटी सी जो वस्तु है जिसकी अहमियत इतनी है, लेकिन ये आसानी से बनाया जा सकता है ना, तो ये जब इस पे भी आप टैक्स लगाते हैं, तो आप गांधी जी के द्वारा अंग्रेज़ों का ये जो क्रूअल और ऑप्रेसिव चेहरा था, वो पूरी दुनिया के सामने ये एक्सपोज करना चाहते थे गांधी जी। तो आप समझ सकते हैं, उन्होंने इस मूवमेंट के माध्यम से एक जन आंदोलन शुरू करने की कोशिश करी।
जैसा कि गांधी जी को पता था कि लॉर्ड इरविन इस मेरी बातों को, जो गांधी जी की 11 सूत्रीय मांग थी, 11 पॉइंट्स डिमांड थी, उसको नहीं मानेंगे, तो गांधी जी ने अपना फेमस दांडी सॉल्ट मार्च स्टार्ट किया 12 मार्च से। जी का फेमस दांडी मार्च शुरू होता है 12 मार्च से, जिसमें गांधी जी अपने 78 आश्रम मेंबर्स, जो साबरमती आश्रम में उनका जो स्थान था, जहाँ से वो गुजरात सी कोस्ट जो दांडी विलेज के लिए निकल गए, साबरमती आश्रम से दांडी विलेज के लिए गांधी जी निकल जाते हैं, जो 240 मील की दूरी पे था। और 6 अप्रैल को गांधी जी यहाँ पे पहुँचते हैं। लगभग 24 दिन की यात्रा करने के बाद गांधी जी वहाँ पहुँचते हैं। ओके स्टूडेंट, ये आपका सॉल्ट मार्च का पॉइंट तैयार हो रहा है। प्लीज़ केयरफुली गो थ्रू ऑल द नोट्स एंड देन यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स। ये एक पीसफुल मार्च था, शांतिपूर्ण मार्च था, जिसमें जैसे जैसे लोगों को खबर लग रही थी, लोग वहाँ पे जुड़ते जा रहे थे। गांधी जी हर गांव में रुकते, जो रास्ते में पड़ता वहाँ भजन गाते, लोगों को कुष्ठ रोग की समस्याओं के बारे में अवगत कराते, उनको शराब पीने से रोकने के बारे में अवगत कराते, और लोगों के बीच एक शांतिपूर्ण माहौल में जो सोशल इविल्स थी उनके बारे में उनको बताते कि कैसे हम एकजुट हो सकते हैं एंड हमें यूनाइट होकर अंग्रेज़ों से लड़ना है। 6 अप्रैल को गांधी जी दांडी गांव में पहुंचते हैं, जो समुद्र के किनारे, और सिंबॉलिकली नमक बनाकर इस कानून को वो तोड़ते हैं। ठीक है, तो इन दिस वे ही आपका क्वेश्चन है, ये पूरा का पूरा डिटेल में आपको लिखना है। अब एक सवाल यहाँ आता है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसमें सॉल्ट मार्च एक अहम रोल प्ले करता है, उसका रिजल्ट क्या हुआ। सॉल्ट लॉ तोड़ने के माध्यम से गांधी जी अंग्रेज़ों को ये संदेश देना चाहते थे कि अब आम आदमी आपकी हर बनाए हुए कानून का विरोध करता है एंड हम अब आपके विरोध में खुल के सामने आए हैं। बच्चा, बूढ़े, महिलाएं, जवान सब आपका इसका विरोध करेंगे। और जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और जो सत्याग्रह उन्होंने चलाए थे, उनसे जो सबक उनको मिला था वो सारा का सारा इसमें वो झोंक देना चाहते थे। इसमें भी यही हुआ। फॉरेन क्लोथ्स का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों को घेराव किया गया। पीजेंट्स ने इसमें क्या किया, रेवेन्यू देने से मना कर दिया जमींदारों और किसान को। चौकीदारी टैक्सेस नहीं दिए गए। विलेज जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। और जो फॉरेस्ट में जो आदिवासी लोग थे, जिनको कि अपने जंगलों से लकड़ियाँ और फल फूल जमा करने थे, वो मनाही थी। आदिवासी लोग अपने ही जंगलों में अपने जानवरों को नहीं चरा सकते थे। ये सब पेशावर में जो फ्रंटियर गांधी, जिनको हम खान अब्दुल गफ़ार खान के नाम से भी जाते हैं, खान अब्दुल गफ़ार खान के नाम से जानते हैं, उन्होंने पेशावर में इस सॉल्ट मार्च निकाला और ब्रिटिश के जो नीतियाँ थी उसका विरोध किया गया। उन निहत्थे जो सत्याग्रही थे उन पे गोलियां चलाई गई। यहीं से उत्तराखंड के जो चंद्र सिंह गढ़वाली नाम से जो एक सैनिक थे, उन्होंने इन शांतिपूर्ण भीड़ पे गोली चलाने से मना कर दिया था। ओके, तो ही बिकेम अ हीरो। लोगों को गिरफ्तार किया गया। ओके, और उन सत्याग्रहियों को उन पे हमला किया गया, उनको मारा गया, उनको जेल में डाला गया। इस सिचुएशन को देखते हुए महात्मा गांधी ने फिर इस आंदोलन को वापस ले लिया और गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में एक फेमस समझौता होता है, जिसको कि हम गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जानते हैं, जो 5 मार्च 1931 को हुआ था। ये जो गांधी इरविन पैक्ट था, इसमें जो समझौता हुआ लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच में 5 सितंबर 1931 को हुआ। उसमें गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में समझौता होता है, जिसमें लॉर्ड इरविन सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ देंगे। ओके, और इन रिटर्न गांधी जी अपना आंदोलन वापस लेंगे। ओके, यहीं पे कुछ लोगों के विवाद हुआ था कि इस मौके का फ़ायदा उठा के गांधी जी भगत सिंह, जो उस समय जेल में थे, क्योंकि 5 मार्च की बात है, 23 मार्च को भगत सिंह को फांसी हुई थी, तो गांधी जी यहाँ पे भगत सिंह की आज़ादी उनको रिलीज़ करने के लिए जोर दे सकते थे। अब इसके ऊपर एक बहस का विषय है। जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो फिर से बेनतीजा रहती है। देयर वाज नो एग्रीमेंट बिटवीन कांग्रेस एंड द ब्रिटिशर्स, सो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल होती है।
और गांधी जी को एक तरह से धोखा होता है, क्योंकि वहाँ पे अंबेडकर भी पहुँचे थे जो एक सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग कर रहे थे। ये ब्रिटिशर्स की एक चाल थी। तो जब गांधी जी वापस आते हैं तो पता चलता है कि अंग्रेज़ों ने फिर से अपना दमनकारी नीति चला रखी है। अंग्रेज़ों ने सारे नेताओं को, जवाहरलाल नेहरू और बड़े नेताओं को, सबको गिरफ्तार कर लिया था। और दोबारा से जब गांधी जी इस मूवमेंट को चलाने की कोशिश करते हैं तो तब तक ये आंदोलन अपनी ताकत और अपना मोमेंटम खो देता है, और फिर धीरे धीरे ये आंदोलन भी गांधी जी वापस ले लेते हैं। हमने अभी तक ये पढ़ा कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किस बैकड्रॉप पे शुरू हुआ था। ओके, स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था, क्यों स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। ओके, ग्रेट डिप्रेशन के समय क्या प्रॉब्लम, स्टडी अबाउट साइमन कमीशन, कब भारत आया, उसके क्यों विरोध किया गया। ओके, एंड देन मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने उसका विरोध किया बिकॉज देयर वाज नो इंडियन मेंबर इन द साइमन कमीशन। अंग्रेज़ों ने हमें डोमिनेंट स्टेटस दिया, उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया कांग्रेस के द्वारा बिकॉज इट वाज अ वेग ऑफर, देयर वाज नो डिटेल्स सबमिटेड बाय द वाइसरॉय। एक्सट्रीमिस्ट दे बिकेम पावरफुल एंड मॉडरेट लीडर लूज देयर इन्फ्लुएंस। 1929 में लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य गोल सेट किया जाता है। 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाने की शपथ ली जाती है। एंड देन सॉल्ट मार्च एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सॉल्ट मार्च 11 पॉइंट जो गांधी जी ने सबमिट करे थे लॉर्ड इरविन के सामने, जिसमें सॉल्ट टैक्स को माफ़ करने की, एबॉलिश करने की रिक्वेस्ट की गई थी। सॉल्ट क्यों चुना गया ये हमने पढ़ा। देन गांधी जी ने अल्टीमेटम जब वाइसरॉय इरविन ने नहीं माना तो गांधी जी अगेन स्टार्टेड सॉल्ट मार्च। ये आपको डिटेल है, इसमें हमने 78 आश्रम मेंबर के साथ गांधी जी 240 माइल की यात्रा करके 24 दिन में 6 अप्रैल को गुजरात सी कोस्ट दांडी विलेज पहुंचते हैं। अपने नमक कानून को तोड़ा जाता है। और नमक कानून का रिज़ल्ट क्या था, ये क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्ज़ाम में आ सकता है कि व्हाट वाज द हाईलाइटिंग पॉइंट्स ऑफ द सॉल्ट लॉ। देन खान अब्दुल गफ़ार खान, फ्रंटियर गांधी के नाम से जाने जाते थे। खान अब्दुल गफ़ार खान ही कैरिड आउट अ सॉल्ट मार्च इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, उन पे हमले, जेल भेजा जाता है। और फिर आखिरकार लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच में समझौता होता है। इस समझौते के तहत, इसको हम गांधी इरविन समझौता बोलते हैं, गांधी इरविन पैक्ट बोलते हैं। ये 1 मार्क्स में आपके 1 आ सकता है। 5 मार्च 1931 को इसके तहत गांधी जी आंदोलन वापस ले का फैसला करते हैं और बदले में लॉर्ड इरविन पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ने का आश्वासन देते हैं। फिर इसके लिए सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी को निमंत्रण दिया जाता है। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी लंदन में शामिल होने जाते हैं, बट ये मीटिंग बेनतीजा साबित होती है। देयर वाज नो रिजल्ट, गांधी जी फेल्ट चीटेड, वो भारत वापस आते हैं और यहाँ पे दोबारा से आंदोलन शुरू करने की कोशिश करते हैं, बट तब तक अंग्रेज़ अपने मंसूबे में सफल हो जाते हैं एंड दिस मूवमेंट अगेन डाइड डाउन।